बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नहीं होगी। तो इस सब चीज़ का खाका बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक रॉड कंसिडर कर लिया है जिस पे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और हमने दो सरफेसेस एज्यूम कर लिए हैं। एक को हमने सरफेस S1 कह दिया है और दूसरी सरफेस को हमने S2 कह दिया है। ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि जो सरफेस S1 है और S2 है, इसमें से S1 जो है ये फील्ड के अंदर लाई कर रही है और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो अगर मैं दो पॉइंट्स कंसिडर कर लूँ S1 सरफेस के ऊपर जो कि A और B पॉइंट्स हैं और इन पर पोटेंशियल VA और VB है, तो अगर हमें डेल्टा V फाइंड करना है तो डेल्टा V पोटेंशियल में चेंज को कहते हैं। तो अब चूँकि VA और VB दोनों पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स हैं तो इन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो इस वजह से डेल्टा V हमारे पास ज़ीरो आएगा और फाइनली हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि हमारे पास जब ये ज़ीरो वैल्यू हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन रियलिटी चेक करें तो सरफेस S1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगर दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करें कि सरफेस S2 के ऊपर यही दो पॉइंट्स हम रखें, एक पॉइंट के पोटेंशियल को VA और दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को VB कंसिडर कर लें, तो हमारे पास अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी और यहाँ के लिए ये बिल्कुल करेक्ट बैठेगी बात। तो फिर आप अगर ये जो फार्मूला है इसको अगर दोबारा से लिखें और आप ये लिखें कि E इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा V ओवर R, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि E जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डेल्टा R भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डेल्टा V नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो E वेक्टर है और डेल्टा R वेक्टर है, इसका हम अगर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। अब ऑब्वियसली हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू तब देता है जब एंगल ज़ीरो हो। तो जब मैं कॉस ज़ीरो करूँगा तो उस केस में मेरे पास E डेल्टा R डेल्टा V के इक्वल आ जाएगा और E की वैल्यू मेरे पास डेल्टा V बाय डेल्टा R आ जाएगी। अब चूँकि डेल्टा V जो है वो ज़ीरो है तो इसकी वजह से फील्ड को भी ज़ीरो हो जाना होता है। तो चलें, ये चीज़ जो है तभी मुमकिन है अगर E और डेल्टा R के दरमियान 0 डिग्री एंगल हो। अब हम दूसरी सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर E और डेल्टा R के दरमियान 0 नहीं बल्कि 90 डिग्री एंगल है, तो जब 90 डिग्री एंगल होगा तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट E डॉट डेल्टा R तो ये बन जाएगी E डेल्टा R कॉज ऑफ 90। तो डेफिनेटली हम डेल्टा V को तो ज़ीरो करेंगे क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स हैं। तो अब आमतौर पर होता भी ऐसे ही है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ज़ीरो तभी हमें देगा अगर E डेल्टा R और कॉस 90 इन तीन क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी भी ज़ीरो होगी, तो तभी हमारे पास डेल्टा V ज़ीरो होगा। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास ये जो cos 90 है इसकी वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो अब ज़रूरी नहीं है कि E की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए। तो E कांस्टेंट तो हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा, अब ये कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी कहाँ पर, सरफेस, इन्फिनिटी और इनसाइड द स्फीयर या चार्ज, जबकि हमेशा हर जगह पर बाकी जगहों पर मौजूद होगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।